हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। मैं हूं दीपांकर और मैं अभी पीएचडी कर रहा हूं इकोनॉमिक्स जेएनयू से। तो आज का जो वीडियो हम लोगों ने चूज किया है इसका दो कॉन्टेक्स्ट है। एक तो हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबली जो प्रोडक्शन है, जहाँ जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है और वो प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया है। दूसरा जो हम एक अगर आप न्यूज़ देखिएगा तो ये देखिएगा जो वेस्टर्न इकॉनमीज हैं, जो मेजर वेस्टर्न इकॉनमीज हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, तो उनकी गवर्नमेंट के द्वारा चाइनीज गवर्नमेंट पे जो ट्रस्ट है वो डिक्रीज होते जा रहा है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट होते जा रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ग्लोबली जो है चाइना में हो रहा है। और बहुत कंट्रीज में ये भी न्यूज़ हो रहा है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करना है क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट जो है ओपन नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? और अगर बहुत सारी कंट्रीज, जैसे कि अगर आप रिसेंट एग्जांपल देखिएगा, जापानीज गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी को अराउंड $2 बिलियन का अनाउंसमेंट किया है। जितनी कंपनी चाइना से अपने प्रोडक्शन को मूव आउट करती है तो उस फेज आउट करने के लिए उनको इकोनॉमिक पैकेज के रूप में जापानीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो सवाल आता है कि जितनी कंपनी चाइना को छोड़ती है तो इंडियन गवर्नमेंट रेडी है उस चाइनीज से जो बाहर कंपनी जा रही है उस इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए, या क्या इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है क्या? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ ट्रेड देखते हैं तो इंडिया कहाँ पे रहता है, किस टाइप का ग्लोबली किस टाइप का ट्रेड होता है और हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब के बाद फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊं तो चाइना वर्ल्ड का नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वही इंडिया 17th पोजीशन पे आता है। अगर आप ग्लोबली लीजिएगा तो जो टोटल आप ये बोल सकते हैं कि जो चाइना का अगर 2017 में जो टोटल उन्होंने एक्सपोर्ट किया था तो उसका वैल्यूएशन $2.41 ट्रिलियन था। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे चाइना एक साल में $2.41 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया का उतना उससे थोड़ा सा कम इंडिया की इकॉनमी है। वहीं अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो टोटल इंडिया का जो एक्सपोर्ट हुआ था 2017 में वो सिर्फ $292 बिलियन का था। वहीं पे हम लोगों ने $417 बिलियन का इंपोर्ट किया, जबकि चाइना का अराउंड $817 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। मतलब जितना वो इंपोर्ट करते हैं उससे $817 बिलियन का ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि चाइना कितनी बड़ी इकॉनमी, आपको इस बात से पता चल गया। अब दूसरा देखते हैं कि वर्ल्ड में मेजर डिमांड क्या होता है और इंडिया किस टाइप के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, चाइना किस टाइप के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि ग्लोबली अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया के पास क्या कैपेसिटी है, ग्लोबल का क्या डिमांड है, और हमें उस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो कैपेसिटी इन्हांसमेंट की जरूरत होगी उसके लिए हम कितना तैयार हैं। तो अगर मान लीजिए ग्लोबली जो चाइना एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो है ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स। तो आपका ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट अलोन $231 बिलियन का उसने एक्सपोर्ट किया था 17-18 में। वहीं कंप्यूटर्स उसने 146 बिलियन का था। मशीन पार्ट्स आपका अराउंड $90 बिलियन का था और टेलीफोन आपका $62 बिलियन का था। वहीं अगर आप इंडिया का एक्सपोर्ट को देखिएगा तो जो सबसे ऊपर एक्सपोर्ट होता है वो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जो कि आपका सिर्फ $30 बिलियन का है। वहीं आपका इंडिया डायमंड एक्सपोर्ट करता है जो कि $26 बिलियन है। और आप जानते हैं कि ग्लोबली इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डायमंड। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डायमंड। तो होता क्या है कि इंडिया में डायमंड इंपोर्ट्स किए जाते हैं और यहाँ पे प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बाद एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बहुत सारे जो आपके जो एक्सपोर्ट के जो वैल्यूएशन है वो तो इंपोर्ट से ही आपके कम हो गए। तो ये मैं आपको कुछ कुछ फैक्ट बता रहा हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि ट्रेड वॉल्यूम में इंडिया कितना लो है इन कंपैरिजन टू चाइना।
अब अगर मैं बात करूं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से है या ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो एनुअली उनका पब्लिकेशन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो चाइना 19 में चाइना का पोजीशन 46 था और इंडिया का 77 था। हालांकि मैं आपको इसके साथ ही बता दूं कि अमॉन्ग 20 मेजर इकॉनमीज जिसका रैंकिंग किया गया था कि जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, सबसे ज़्यादा अपनी इकॉनमी को रिफॉर्म कर रहा है, तो उसमें इंडिया नंबर 1 है। और इंडिया बहुत सारे सेक्टर्स को ओपन अप करते जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपके लेबर रूल्स या लेबर राइट्स इस ऐसे बनाए जा रहे हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी फायदा हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं आपको चाइना और इंडिया के बारे में बताऊं, तो ग्लोबली जितना एक्सपोर्ट होता है या आप ये बोल सकते हैं जो ट्रेड होता है, उसका 28% सिर्फ चाइना से ही होता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि 1/3, अराउंड 1/3 से थोड़ा सा लो, लेकिन रफली अराउंड 1/3 जो है सिर्फ चाइना आपका कंट्रोल कर रहा है। या आप ये फिर बोल सकते हैं कि 1/4 सिर्फ चाइना अकेले कर रहा है। वहीं इंडिया का परसेंटेज ओनली 3% है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रेड डिफरेंस है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। और जो दो बड़ी सबसे चीज़ होती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, दूसरा है आपके पास कितना ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज, रोडवेज, शिपिंग। तो अगर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करूं 2018 में, तो चाइना ने 7111 टेरावाट आवर प्रोड्यूस किया था, वहीं इंडिया 1561। यानी आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो अराउंड 6 टाइम्स ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस कर रहा है एनुअली इलेक्ट्रिसिटी। और मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ये बोल सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर मैं आपको शिपिंग की बात करूं, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सारे जो ट्रेड हो रहे हैं, सारे जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन उनका शिपिंग के थ्रू हो रहा है। तो अगर एक shipping.com एक वेबसाइट है जो कि आपके जितने शिपिंग को रिलेटेड ट्रेड होते हैं उनको वो लोग मैप करती है। तो अगर उनका जो टॉप 50 पोर्ट्स हैं जिनका जो कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी है, तो टॉप 5 में 4 जो सबसे बड़ी है वो चाइनीज़ है, जिसमें सिंघाई सबसे बड़ा है। और टॉप 50 में अराउंड 17 है। टॉप 10 की अगर बात करते हैं तो टॉप 10 इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी टू हैंडल कार्गो, उसमें टॉप 10 में 8 चाइनीज सिटी हैं, चाइनीज आप पोर्ट बोल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 ही पोर्ट हैं, एक आपका सिंगापुर का है टॉप 10 में और एक आपका यूएसए में। टॉप 50 में जहां चाइना का 17 पोर्ट है, इंडिया का सिर्फ 2 पोर्ट है, एक जवाहर पोर्ट है, दूसरा मुंद्रा पोर्ट है। जहाँ पे चाइना का जो सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है उसका कैपेसिटी, आपका जो हैंडलिंग कैपेसिटी है उस सिंघाई का, वो 42 मिलियन फुट कंटेनर यूनिट है। 20 फुट कंटेनर यूनिट, यानी कि जितना वो लोग कैपेसिटी होता है एक साल में हैंडल करने का। जो आप देखते हैं कि शिप में लोड किया जाता है या ट्रक में या ट्रेन में, आप देखते हैं जो 20 फुट कंटेनर्स होता है वो उनका 42 मिलियन है, वहीं इंडिया का सिर्फ 4.2 मिलियन है। तो आप सोच सकते हैं कि अराउंड 10 टाइम्स उनका ज़्यादा कैपेसिटी है, वो भी एक का। वहीं अगर आप बाकी 17 को मिला दीजिए तो शायद इंडिया से वो 200 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। और आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो आपको अपनी जो शिपिंग इंडस्ट्री है, उनके जो पोर्ट्स हैं, उनका जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है, सबको आपको इन्हांस करना पड़ेगा। तो ये सब जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स दिया, इससे एक चीज़ तो पता चल जाएगा कि जो उनकी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को बनाने का, डेवलपमेंट करने का, और अगर आप उसको कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो चाइना बहुत ही एडवांस्ड है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि आप अगर चाइना का ग्रोथ रेट देखिए तो फॉर नियरली 4 डिकेड्स उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है वो अराउंड 10% एंड एबव रहा है। वहीं इंडिया में 10% कभी नहीं गया है। अराउंड हम लोगों का हाईएस्ट जो गया था अराउंड 9 पॉइंट समथिंग गया था, वो भी 2010-11 के ड्यूरेशन में। हालांकि इंडिया अभी करेंटली लार्जेस्ट या आप बोल सकते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी हो गया है और चाइना से ज़्यादा ग्रोथ रेट है। लेकिन आप बेस ईयर में कंपेयर कीजिए
कि चाइना का जहाँ पे आपका एनुअल जीडीपी आपका अराउंड $14 ट्रिलियन का है, इंडिया का $2 ट्रिलियन है। तो इंडिया अगर मान लीजिए 50% से भी ग्रो करेगा तो आगे साल वो $3 ट्रिलियन हो जाएगा। और वहीं पे अगर चाइनीज इकॉनमी $14 ट्रिलियन में अगर 10% भी ग्रो करता है तो वो $1.4 ट्रिलियन ऐड कर रहा है। तो वो बेस इफेक्ट चाइना के साथ बहुत ह्यूज है। और तो इसलिए चाइना के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना के पास वो कैपेसिटी है। अब सवाल ये होता है कि इंडिया के पास क्या है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इंडिया के पास है वो ये है यहाँ का यूथ। क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकॉनमी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है वो है ह्यूमन रिसोर्स। आज के डेट में आपके जितने एमएनसीज हैं जो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट करेगी, वो इसीलिए शिफ्ट कर पाएगी क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो जो हाईएस्ट कॉस्ट होता है वो लेबर कॉस्ट होता है, और इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है। आपने देखा होगा कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने स्कीम लॉन्च किया था वो स्किल डेवलपमेंट, जहाँ पे वो रोजगार के नए नए अवसर के साथ साथ लोगों के स्किल इन्हांसमेंट की बात कर रहे थे। स्किल इन्हांसमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी तो वो सबसे पहले ये देखेगी कि यहाँ की जो यूथ है, यहाँ के जो लेबर फोर्स है वो कितनी क्वालिफाइड है किसी एमएनसीज में काम करने के लिए, चाहे वो कार इंडस्ट्री हो, चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री हो, या चाहे वो आपका कोई भी गुड्स इंडस्ट्री हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ का जो लेबर फोर्स है वो स्किल्ड है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है कि यहाँ के लेबर फोर्स को स्किल्ड बनाने का, सो दैट कि जैसे ही किसी एमएनसी का डिमांड होता है तो हम लोग उसको फुलफिल कर सकें। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ की भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे भी काम कर रही है। प्लस जो तीसरा होता है कि आप अपने पोर्ट को किस तरीके से बनाते हैं, अब पोर्ट के साथ साथ आप उसको रेलवेज और रोडवेज के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि सडनली एक साल में सारी कंपनी चाइना छोड़ के आ जाएगी। ये टाइम लगेगा, मान लीजिए 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा। लेकिन इंडिया के पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ग्लोबल ट्रस्ट। चाइना ने कोविड-19 के बाद वो ट्रस्ट खो दिया है, और इंडिया जिस तरीके से हेल्थ इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरीके से जो बाकी ग्लोबल इकोनॉमीज के जो हेड हैं उनका जो ट्रस्ट है इंडिया के ऊपर, तो वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एमएनसीज को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके साथ साथ जो मैं आपको बता दूं कि एक जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, चाइना कम्युनिस्ट स्टेट है, इंडिया डेमोक्रेसी है। इंडिया में अगर मान लीजिए आप कोई भी नया प्रोजेक्ट लाते हैं तो यहाँ पे 5 से 10 लोग आपको खड़े हो जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालेंगे, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पीआईएल डालेंगे। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि कुछ एडवांसमेंट हो, उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किस तरीके से नेम फेम हो जाए, किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ पंगा हो जाए कि 10 लोग उनका इंटरव्यू ले सकें। तो वो पीआईएल डालेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव हमेशा डेवलपमेंट का ये होता है कि आप किस तरीके से, अगर मान लीजिए लॉस हो रहा है तो उसको बैलेंस करिए। फॉर एग्जांपल, अगर रोड कंस्ट्रक्शन में 10 पेड़ कट रहे हैं तो गवर्नमेंट का रोल ये होना चाहिए कि 10 पेड़ के बदले 100 पेड़ लगाया जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि वो 100 पेड़ आगे चल के बड़े पेड़ बने। तो डेवलपमेंट का यही रूल है कि आप डेवलपमेंट के लिए, या मान लीजिए कोई भी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है या इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, तो ये नहीं होता है कि आप उसको ना करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि रीस्टोर, रिहेबिलिटेट कैसे करें, और ये कोशिश करना पड़ेगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ जो आपके जुडिशियल अथॉरिटी है तो उसको रीस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ ही कोशिश ये भी करनी पड़ेगी कि इंडिया में आपका हेल्थ और एजुकेशन, इस पे किस तरीके से ज़्यादा पैसे खर्चे किए जाएं, क्योंकि एक वास्ट पॉपुलेशन जो है, एक वास्ट जो आपके चिल्ड्रेन हैं, वो जो आपके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं। जितने आपके इंग्लिश एजुकेशन वाले जितने स्टूडेंट हैं वो तो स्किल्ड हो पा रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो आपका मेन लेबर फोर्स है वो अगर स्किल्ड नहीं हो पाता है, वो आप इक्विप नहीं कर पाते हैं आप उनको, तो फिर आने वाले टाइम में जो मैन्युफैक्चरिंग हब की सपना हम लोग सभी मिलकर देख रहे हैं वो शायद पूरा ना हो। इसलिए गवर्नमेंट को जहाँ तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करने की ज़रूरत है, उसी के साथ ये भी ज़रूरत है कि स्कूल एजुकेशन को कितने अच्छे से बनाएं,
उस सिस्टम में हम लोग कितने कितने पैसे डालें, उसका इवेलुएट करें, सो दैट कि हर एक बच्चा समझ पाए कि टेक्नोलॉजी क्या है और टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है, टेक्नोलॉजी को वो लोग अपने लाइफ में किस तरीके से ढाल सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी सीखेंगे, वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, तभी वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना भी जान पाएंगे। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में गवर्नमेंट किस तरीके से एक विजन प्लान बनाती है, किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे स्टोर हाउस हैं, या इंडिया में बहुत सारे ऐसे बैरन लैंड हैं जहाँ पे कोई ना खेती होता है ना कुछ होता है। अब इंडिया के अगर आप स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखिएगा तो ये यूरोप और आपका एशियन कंट्रीज के बीच में लाई करता है। तो इंडिया किस तरीके से एज ए ग्लोबल स्टोर हाउस बन सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि तेल नहीं बेच पा रहे हैं तो इंडिया वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे कि आप अपना तेल बना के यहाँ स्टोर कीजिए, इतना आपको रेंट पे करना पड़ेगा। अगर आज सिंगापुर या हांगकांग को देखिएगा तो अराउंड 20% ऑफ द ट्रेड जो मूवमेंट होता है गुड्स का वो सिंगापुर के थ्रू होता है। जबकि आप इमेजिन कीजिए कि सिंगापुर इज स्मॉलर देन दिल्ली, तो किस तरीके से हो पा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट नीड टू अंडरस्टैंड एंड नीड टू विजुअलाइज अ मिशन एंड विजन। जब तक आप उस पोजीशन को विजुअलाइज नहीं कर पाइएगा, आप इमेजिन नहीं करते हैं, तो आपको प्लान बनाने में और प्लानिंग करने में मुश्किलें होंगी। तो उसका एक पूरा प्लानिंग होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे को मिला के चलना पड़ेगा। प्लस ये भी होना चाहिए कि जितने आपके एमएनसीज के हेड हैं उनसे बात करना स्टार्ट हो जाना चाहिए। इंडिया के जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया के जो मेंबर्स हैं, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं जो यूएस में यूरोप में काम कर रहे हैं, उनके साथ इंगेज करके किस तरीके से प्लान बनाया जाए कि वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग हब के जो हेड हैं वो उनको अपने बात मनानी चाहिए और फिर सारी कंपनीज को लेके इंडिया में आना चाहिए। तो ये उसका एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा और सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आपके इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या हेल्थ वाले हैं, एजुकेशन वाले हैं, सबको उस प्लान में एक साथ बैठाना पड़ेगा और हम लोग कुछ कर पाएंगे। और ये आने वाले दिन में देखना होगा कि कितनी कंपनीज स्टार्ट कर देती है चाइना को छोड़ना। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अलावा इंडिया अभी भी टॉप डेस्टिनेशन है। अगर कोई भी कंपनी छोड़ती है अगर आपका चाइना, तो इंडिया सभी कंपनी ने बोला है कि उनका टॉप डेस्टिनेशन इंडिया है। लेकिन इंडिया के अलावा जो 2 कंट्रीज है जहाँ पे लोग सोच रहे हैं, जो एमएनसीज का एक हॉट चॉइस हो गया है, वो है आपका बांग्लादेश और दूसरा है इंडोनेशिया। लेकिन बांग्लादेश और इंडोनेशिया दोनों जगह वही समस्या है कि वो लोग एक आप ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सेकुलर कंट्री नहीं है। तो वहाँ पे भी इंडिया के पास एक एडवांटेज हो जाता है। तो आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया इस एडवांटेज को अपने बेनिफिट में यूटिलाइज कर पाता है और नेशन एज ए होल सारे लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है।